गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द डेली क्वेश्चन। हम विजन के 5 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उसी के साथ हम इनसाइट के 10 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उसी से इसको हम आगे बढ़ाते हैं। लेट्स सी द क्वेश्चन ऑफ द डे। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन ऑफ द डे, नंबर फर्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द यू कैन कोरिलेट विद द ज्योग्राफी एंड लेट्स सी द फर्स्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट स्टेटमेंट इज लाइक दैट महाराष्ट्र इज द लीडिंग प्रोड्यूसर बॉक्साइट। क्या जो महाराष्ट्र है लीडिंग प्रोड्यूसर है बॉक्साइट का, ये आपसे पूछा जा रहा है। बॉक्साइट होता क्या? ये एक एल्यूमिनियम का ओर है जिसमें से हम एल्यूमिनियम निकालते हैं। किस प्रोसेस से निकालते हैं? दो बेयर प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। सेकंड क्वेश्चन या फिर सेकंड स्टेटमेंट ये है, नो कॉपर डिपॉजिट फाउंड राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। क्या वहाँ पे कोई भी कॉपर डिपॉजिट नहीं पाया जाता राजस्थान के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर। नंबर थर्ड अगर हम देखें, बिहार इज द लीडिंग प्रोड्यूसर द मैग्नीज इन इंडिया। तो आपसे बताना है कौन सा यहाँ पे सही है। अगर हम सही की बात करें तो फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट थर्ड सेकंड नन। आपको बताना कौन सा यहाँ पे सही है। आइए अगेन फिर द क्वेश्चन पूछ रहे हैं, महाराष्ट्र जो है क्या लीडिंग प्रोड्यूसर है बॉक्साइट का। सेकंड स्टेटमेंट पूछ रहा है कि कॉपर के डिपॉजिट नहीं पाए जाते बिल्कुल भी राजस्थान और मध्य प्रदेश के अंदर। नंबर थर्ड अगर हम देखें तो बिहार जो है लीडिंग प्रोड्यूसर है मैग्नीज का इंडिया के अंदर। क्या स्टेटमेंट सही है आपके हिसाब से? तो आपको बताना है हाँ या ना। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ यू टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन, तो सेकंड क्वेश्चन, द टेक्निक ऑफ मुरल पेंटिंग एग्जीक्यूटेड अंडर फ्रेशली लेड लाइम प्लास्टर इज नोन एज। मतलब ये है कि जो हम मुराल पेंटिंग करते हैं और वहाँ पे हम फ्रेश लाइम प्लास्टर का यूज़ करते हैं, उस टाइप ऑफ पेंटिंग को क्या बोला जाता है? फर्स्ट ऑप्शन इज फ्रेस्को, सेकंड इज द गवाचे, नंबर थर्ड इज टेम्परा एंड नंबर फोर्थ इज क्यूबिज्म। आई अगैन रिपीट द क्वेश्चन। द टेक्निक जो मुरल पेंटिंग के लिए बनाई जाती है जिसमें हम फ्रेशली लाइम प्लास्टर का यूज़ करते हैं, उन पेंटिंग को हम किस नाम से जानते हैं? ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फ्रेस्को पेंटिंग, गुआचे पेंटिंग, नंबर थर्ड टेम्परा पेंटिंग या फिर क्यूबिज्म टाइप ऑफ पेंटिंग। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द मॉडर्न हिस्ट्री एंड द क्वेश्चन इज लाइक दैट, बहादुर शाह के बारे में पूछा जा रहा है। बहादुर शाह, नंबर फर्स्ट स्टेटमेंट इज लाइक दैट, ही ग्रांटेड द मराठा चीफ बोथ द शुदर स्वदेशमुखी एंड द चौथ। मतलब ये है कि जो बहादुर शाह के द्वारा जो मराठास के चीफ हुआ करते थे, यू नो वेरी वेल, मराठा जो है दो टाइप के टैक्स को कलेक्ट किया करते थे, एक तो स्वदेशमुखी है और एक चौथ हुआ करता था। तो क्या ये मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र के द्वारा इसको ग्रांट किया गया था? नंबर सेकंड, ही ट्राइड टू कंसिलेट द रेबिलियस सिक्स बाय गिविंग गुरु गोविंद सिंह आ हाई मनसब। मतलब इन्होंने कोशिश की थी कि जो गुरु गोविंद सिंह हैं उनको ज़्यादा मनसब दे के जितने भी सिक्स हैं या फिर सिख पॉपुलेशन है उनको दबाया जा सके, उन रेबिलियन को ख़त्म किया जा सके। क्या उनका ये एम हुआ करता था? आपको बताना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट सेकंड, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, नीदर वन नीदर टू। आई कैन रिपीट द क्वेश्चन। क्वेश्चन ये था कि बहादुर शाह जफ़र के बारे में या फिर बहादुर शाह के बारे में ही ग्रांटेड द मराठा चीफ स्वदेशमुखी एंड चौथ, क्या वो दिया करते थे? पहला स्टेटमेंट ये बोल रहे हैं। नंबर सेकंड अगर हम देखें तो क्या जो सिख गुरु हुआ करते थे, गुरु गोविंद सिंह को उन्होंने मनसब दिया था ताकि सिख पॉपुलेशन को या सिख जो रिबिलियन हुआ था उनको दबाया जा सके। आगे बढ़ते अगर हम अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन इज रिलेटेड टू करंट अफेयर और मोर रिलेटेड टू द पॉलिटी सेक्शन। जो करंट अफेयर का सेक्शन है वो कोरिलेट किया गया है पॉलिटी सेक्शन से। फर्स्ट स्टेटमेंट इज रिगार्डिंग दैट सर्वोत्तम मॉडल। सर्वोत्तम मॉडल के बारे में पूछा जा रहा है। क्या ये फोकस करते हैं इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन और सिटीजन चार्टर का? यू नो वेरी वेल, सिटीजन चार्टर अभी हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एजेंडा था जो 2000 जो सर वेंकट चलैया के अंडरशिप में बनाया गया था, क्या उसके अंदर जो सर्वोत्तम मॉडल है सिटीजन चार्टर्स को फोकस करके उसमें बातें लिखी गई हैं। नंबर सेकंड अगर हम देखें, इट हैज़ बीन क्रिएटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। पर मैं इसका आंसर दे चुकी हूँ। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आई अगैन रिपीट द क्वेश्चन। पहले तो ये क्वेश्चन पूछ रहा था सर्वोत्तम मॉडल के बारे में। पहली स्टेटमेंट थी क्या ये जो है सिटीजन चार्टर को फोकस करता है। सेकंड, क्या ये डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवांसेस से अपनी पावर को लेता है, मतलब इसके द्वारा बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से अगर हम पांचवा क्वेश्चन देखें तो पांचवा क्वेश्चन डायरेक्टली रिलेटेड टू द पॉलिटी सेक्शन। The question is asking which among the following constitutional amendment fall outside the scope of Article 368। You know very well, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने के 2 या 3 तरीके हैं। एक आर्टिकल 368 के अंदर चेंज किया जा सकता है, एक सिंपल मेजोरिटी के साथ, एक बार 2/3 मेजोरिटी के साथ, एक 2/3 प्लस हाफ ऑफ द स्टेट को रेटिफाइड करना पड़ता है ना। और जो स्टेट को रेटिफाइड करना पड़े या फिर जो स्पेशल मेजोरिटी से पास करना पड़े वो आर्टिकल 368 के प्रीव्यू में आता है। लेकिन जो सिंपल मेजोरिटी के साथ तो उसको हम अमेंडमेंट नहीं मानते हैं एज पर आर्टिकल 368 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे मैंने कल बताया था आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 परव्यू में नहीं आते हैं। किसके? आर्टिकल 368 के। फर्स्ट स्टेटमेंट इज लाइक दैट, टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप। नंबर फर्स्ट, क्या टर्मिनेशन अगर मतलब सिटीजनशिप की अगर आप टर्मिनेट करना चाहते हैं क्या वो आर्टिकल 368 के अमिट में नहीं आते हैं। नंबर सेकंड, क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट। नंबर थर्ड अगर हम देखें तो न्यू DPSP को अगर हमें स्टेट पॉलिसी में ऐड करना है, फॉर एग्जाम्पल हमने 43 भी ऐड किया है थ्रू 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा प्रीव्यू में नहीं आता आर्टिकल 368 के। फर्स्ट ऑप्शन यू कैन सी है थर्ड फर्स्ट सेकंड थर्ड फर्स्ट सेकंड। आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, जस्ट अ सेकंड,
क्या महाराष्ट्र लीडिंग प्रोड्यूसर है बॉक्साइट का इंडिया के? नहीं बच्चे, ऐसा नहीं है, क्योंकि वैसे महाराष्ट्र के अंदर भी बॉक्साइट मिलता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये एक सिर्फ खनिज है, रॉक स्ट्रक्चर से जहाँ पे भी रॉक पाई जाएगी वहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है हमारी कंट्री के अंदर उड़ीसा। उड़ीसा के लिए मैग्नीज भी बोला जाता है कि मैग्नीज सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए कहाँ पे, तो ये भी उड़ीसा के अंदर ही लाई करता है। अगर दूसरे नंबर पर ये पूछा जाए कोयला कहाँ से निकलता है, तो वो भी उड़ीसा आंसर है, क्योंकि पहले नंबर पर झारखंड हो जाएगा। सेकंड अगर देखें, नो कॉपर डिपॉजिट ऑफ फाउंड इन राजस्थान एंड मध्य प्रदेश, तो ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि हमने कल भी बताया था कि राजस्थान के अंदर खत्तरी की माइन पाई जाती है, एंड ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे ही एक्टिव हुआ करती थी, जो उस वक्त ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन थी। ब्रॉन्ज कैसे बनता है? जहाँ पे हम कॉपर को टीन को मिलाते हैं। तो कॉपर कहाँ से लेकर आया जाता था? तो राजस्थान से या फिर अफगानिस्तान से। तो यस बिल्कुल, आज के टाइम पे भी राजस्थान के अंदर कॉपर पाया जाता है। इवन जो राजस्थान है सबसे ज़्यादा फेमस अपने कॉपर के लिए ही। नंबर थर्ड देखें, बिहार इज द लीडिंग प्रोड्यूसर मैग्नीज इन इंडिया। नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने अभी बताया उड़ीसा जो है इसमें अग्रणी स्थान पर है। बिहार में ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल नहीं पाया जाता है। आफ्टर बाइफर्केशन ऑफ झारखंड एंड बिहार, मतलब जब ये दो डिमार्केशन हुआ स्टेट का, उसके बाद वहाँ पे कुछ ज़्यादा खास मिनरल नहीं पाए जाते हैं। फर्स्ट इज नॉट करेक्ट, यू कैन सी एक्सप्लेनेशन आप पढ़ सकते हैं। बाकी हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन मैंने पूछा था कि जो मुराल पेंटिंग हम करते हैं जहाँ पे हम लाइम प्लास्टर का यूज़ किया जाता है, उन पेंटिंग को क्या कहा जाता है? तो उसको फ्रेस्को के नाम से जाना जाता है। यू नो वेरी वेल फ्रेस्को पेंटिंग में क्या होता है? लेट्स सी, द टेक्निक ऑफ द मुरल पेंटिंग एग्जीक्यूटेड अपॉन फ्रेशली लेड लाइम प्लास्टर, उसको हम फ्रेस्को पेंटिंग कहा जाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल अजंता की केव मानी जाती है। फ्रेस्को पेंटिंग कलर डो नॉट कैरी एनी बाइंडिंग एंड एडेसिव मटेरियल। फ्रेस्को का मतलब ये होता है कि जब आप कलर करते हो तो उसमें कोई बाइंडिंग मटेरियल नहीं लगाया जाता है या उसमें डाला नहीं जाता है उसको चिपकाने के लिए या फिर पेंट करने के लिए। बेसिकली मतलब ये है कि फ्रेस्को अगर हम पेंटिंग करना चाहते हैं तो उसमें बाइंडिंग मटेरियल नहीं डाला जाता है जिसके हम ऊपर पेंट कर रहे हैं उसके लिए। मतलब इसमें एक नेचुरल कोहेसिव फोर्स पाया जाता है, एज सिंपल एज दिस। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, द वर्ड टेम्पोरा जनरली केम, जो अदर ऑप्शन उनके ऊपर भी थोड़ा सा बात करें, जैसे टेम्परा है, कुबिज्म है, गुबाचे, इनके बारे में देख ले रहे हैं। द वर्ड टेम्परा की अगर हम बात करें, ये टेम्पर से लिया गया। टू ब्रिंग टू अ डिज़ायर्ड कंसिस्टेंसी, मतलब ये है कि जिस पेंटिंग में हम अपनी कंसिस्टेंसी के हिसाब से, अगर कहीं पे हमें ज़्यादा डार्क चाहिए उसके हिसाब से, या कहीं पे हम कम शेड करना चाहते हैं तो उसको हम चेंज कर सके, उस टाइप की पेंटिंग को हम टेम्परा के नाम से जानते हैं। यहाँ पे जनरली ड्राई पिगमेंट का यूज़ किया जाता है और जो पिक्चर बनाई जाती है ओपेक कलर से होती है। आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ें तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन था आपके सामने बहादुर शाह जफर के बारे में। क्या उनके द्वारा मराठास को स्वदेशमुखी एंड जोत को देने की अनुमति दी गई थी? क्या स्टेटमेंट सही है? ये गलत है। ही ट्राई टू कंसिलियर द रेबिलियस सिख बाय, जैसे गुरु गोविंद सिंह को उन्होंने हाई मनसब दिया था ताकि जो सिख्स है ना वो ज़्यादा रेबिल ना हो। किसके प्रति? जो आपके मुग़ल हुआ करते थे, मुग़ल का नाम था बहादुर शाह, और ये बहादुर शाह फर्स्ट की बात की जा रही है। तो सेकंड यहाँ पे सही है, फर्स्ट गलत है, क्योंकि उसी वक्त गुरु गोविंद सिंह हुआ करते। मतलब ये किसके कंटेम्परेरी थे गुरु गोविंद सिंह? तो मुग़ल शाह। ये भी क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है। तो सेकंड यहाँ पे स्टेटमेंट सही है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो यू कैन से बहादुर शाह वाज द लर्न डिग्निफाइड एंड द एबल किंग। ही फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ द कॉम्प्रोमाइज एंड कंसिलिएशन एंड देयर वाज एडवाइस ऑफ द रिवर्सल। मतलब ये है कि उनके द्वारा जो औरंगजेब की जो पॉलिसी थी कम्प्लीटली रिवर्स कर दिया गया था, एंड कहीं ना कहीं उसकी वजह से एक टर्मटलस आया था पूरे मुग़ल साम्राज्य में। देन हाफ हार्टेड कंसिलिएशन, ठीक है। यहाँ पे सरदेशमुखी एक पार्ट दिया गया था, वाइल ही ग्रांटेड द सरदेशमुखी ऑफ द डेक्कन। मतलब ये है कि जो डेक्कन का एरिया हुआ था वहाँ पे सरदेशमुखी दी गई थी बहादुर शाह के द्वारा, एज सिंपल एज। ही फेल टू ग्रांट द चौथ एंड थर्स टू सेटिस्फाई दम फुली। चौथ जो एक एडिशनल टेस्ट लिया जाता था 10% का, जो मराठास क्लेम करते थे हेरिडेटरी राइट। देखो जो मराठास थे उनके पास दो पार थी, मतलब दो तरीके से वो अपना पैसा कमाते थे। एक तो चौथ हुआ करता था, एक सरदेशमुखी हुआ करता था। सरदेशमुखी का मतलब ये था कि जहाँ पे उनका पहले रूल हुआ करता था लेकिन अब वो मुग़ल के अंडर में आ चुके हैं, तो उन जगहों पर ये सरदेशमुखी कलेक्ट किया करते थे। एंड जहाँ पे ये खुद रेगुलर मतलब रेवेन्यू कलेक्ट किनका था, जिस एरिया में ये राज किया करते थे, वहाँ पे जब रेवेन्यू कलेक्शन की बात आती है इसको हम चौथ के नाम से जानते हैं। इनका परसेंटेज वाइज थोड़ा डिफरेंस हुआ करता। सरदेशमुखी 10% लगाया जाता था और जो चौथ है वो 25% का हिस्सा हुआ करता। चौथ का मतलब 1/4 होता है, तो डेट इज़ 1/4 इज़ नथिंग बट इक्विवेलेंट टू द 25%। तो इस तरीके से याद रखिए चौथ और सरदेशमुखी। Bahadur Shah had tried to conciliate the rebellions of the Sikhs by making peace with the Guru Gobind Singh and giving him high mansab. But when after the death of the Guru, the Sikh once again raised the ban of the revolt in Punjab under the leadership of the बंदा बहादुर। एंड ये जो बंदा बहादुर हैं वो जो गुरु गोविंद सिंह हैं उनके द्वारा या फिर उनके ही शिष्य हुआ करते थे, उनके द्वारा ही कहा गया था अपनी जो लड़ाई है जारी रखेगा। द एम्पर डिसाइडेड टू टेक मेजर एंड हिमसेल्फ एज अ कैंपेन अगेंस्ट द रेबल। बाकी आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, ये पूरी स्टोरी दे रखी है। आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से अगले क्वेश्चन पर अगर हम चलें तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था सर्वोत्तम मॉडल के बारे में। क्या ये इफेक्टिवली हम इंप्लीमेंट कर सके सिटीजन चार्टर को? सिटीजन चार्टर होता क्या है? एक टाइप से मॉडल है जहाँ पे जितने भी पब्लिक
सेक्टर यूनिट होती है या फिर जो गवर्नमेंट के यूनिट होते हैं या फिर जहाँ पे गवर्नमेंट ने एड दे रखी होती है वहाँ पे या फिर जो भी सर्विस प्रोवाइड करना होता है तो वहाँ पे एक पूरे अलग से पार्ट पे लिख दिया जाता है कि हम कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। एंड साथ में अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मतलब कुछ ऐसा लिखा जाता है कि हम कौन सी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, आप यहाँ से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और आपको किस किस तरीके से बर्ताव करना चाहिए, वो पूरा का पूरा एक सिटीजन चार्टर और ये बेड के पास लगा दिया जाता है ताकि जो भी पर्सन आए किस टाइप की उसको सर्विस मिलेगी पहले इसको पता चल जाए। अगर उसको उस टाइप की सर्विस नहीं मिलती है तो नीचे ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म भी होता है जहाँ पे या तो फ़ोन नंबर दिया जाता है या फिर बताया जाता है कि अगर आपको जो सर्विस चाहिए थी वो नहीं मिल रही तो आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कुछ ऐसा ही सिस्टम होता है इस सिटीजन चार्टर में। सेकेंड अगर हम देखें तो इट हैज़ बीन क्रिएटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंस। तो ये भी सही है। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट कहीं ना कहीं सही है। यू कैन से सर्वोत्तम का मतलब ये होता है तो हिंदी की अगर बात करें सेवा और उत्तम, मतलब जो हम उत्तम प्रकार की सेवा देना चाहते हैं तो इस वजह से ही ओके। और ये याद रखिएगा सेकंड ARC जो 12th रिपोर्ट आई थी उसके हिसाब से सर्वोत्तम मॉडल दिया गया था। आगे बढ़ते हैं 2005 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। और ये भी याद रखिए ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर के लिए, मतलब जहाँ पे गवर्नमेंट पैसा देती है। पर प्राइवेट सेक्टर अगर करना चाहता है तो दे कैन बट दे आर नॉट इन्फोर्सिबल, मतलब ऐसा नहीं कर वो नहीं करेगा तो उनको कोर्ट में लेके जाएगा, खड़ा कर दिया जाएगा। खैर हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो आपको बताना था कि जो आर्टिकल 368 को बिना अमेंड किए कौन सी चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की जा सकती है। इंडायरेक्टली ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर हम टर्मिनेट कर दें सिटीजनशिप को तो ये सही बात है बच्चे, इसमें कोई भी हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमें पूरे स्टेट से पूछना पड़ेगा और ऐसा भी नहीं है कि 2/3 मेजोरिटी के साथ पास कराना पड़ेगा किस तरीके से। मतलब ये पूरी की पूरी वैसे पार्लियामेंट के पास पार दे रखी है कि जहाँ पे उनको लगता है जिस हिसाब से एज़ पर द सिचुएशन वो हमारे सिटीजनशिप के रूल को अमेंड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। दैट आर कम्प्लीटली परव्यू ऑफ द सिंपल मेजोरिटी, मतलब ये सिंपल मेजोरिटी से भी पास किया जा सकता है। सेकंड अगर हम देखें लेजिस्लेटिव काउंसिल इन अ स्टेट, देखो जब हम लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करते हैं तो आर्टिकल 169 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसका मेंशन किया गया और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बोला गया है कि जो स्टेट को लगता है कि मतलब काउंसिल होनी चाहिए तो दे कैन टेक इट आउट, और अगर नहीं लगता है तो वो उसको अबॉलिश भी कर सकते हैं। इनिशियली 4 या 8 स्टेट में हुआ करता था काउंसिल, लेकिन फ़िलहाल अभी 6 ही स्टेट के अंदर है। सेकंड बात। नंबर थर्ड बात ये है कि जो स्टेट होती है उसको 2/3 मेजोरिटी के साथ पास कराना होता है और जो पार्लियामेंट होता है उसको सिर्फ अप्रूवल देना होता है सिंपल मेजोरिटी के साथ और एक काउंसिल बन जाती है उस स्टेट के अंदर, राइट। तो ये भी जो है सिंपल मेजोरिटी के साथ पास हो जाने की वजह से आर्टिकल 368 के अंदर नहीं रखा जाता है। लेकिन हम DPSP को अगर हम पार्ट 4 में ऐड करते हैं तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा और बहुत बार या फिर 3 बार हम कह सकते हैं अभी तक हमने DPSP को चेंज किया। कैसे कैसे किया? फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 39B को ऐड किया, उसी के साथ आर्टिकल 43B को ऐड किया, 47A को ऐड किया। तो ये तो 3 बिल्कुल दिखते से हो गए। एक और ऐड कर रखा है। लेट्स सी क्या पे कितना है इसको याद है, आप अगर याद है तो बताइएगा एक कौन सा और ऐड किया, मतलब 4 हमने ऐड किए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इनसाइड के नहीं विजन के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3G 4G 5G और 6G में डिफ्रेंशिएट बताने की कोशिश की, इस वजह से मुझे अच्छी न्यूज़ लगी तो मैंने यहाँ पे डाल दिया। लेट्स सी। देखो बच्चे जब हम 3G की बात करते हैं यहाँ पे डिप्लॉयमेंट कब हुआ था हमारी कंट्री के अंदर, 3G कब आया था तो 2004 और 2005 के बीच में आया था। 4G की बात करें 2006 से लेकर 2010 में आया था। 5G की बात करें 2020 में आया है। एंड 6G की बात करें तो हमारी कंट्री में एक्सपेक्टेड है कि 2028 के अंदर आने वाला है। वैसे ढंग से अगर देखा जाए तो 5G भी हमारी कंट्री में नहीं आया है। ओके तो अभी ये न्यूज़ में क्या है क्योंकि ये जो है 6G का जो 6th जनरेशन वायरलेस नेटवर्क है चाइना के द्वारा इसको कमर्शियली लॉन्च कर दिया जा चुका है, ऐसा माना जा रहा है, ठीक है। इसी तरीके से बैंडविड्थ की बात करें तो हर 1 मिनट में 2 Mbps की स्पीड देगी 3G में। एंड 4G की बात करें 200 Mbps की स्पीड। एंड 5G की बात करें तो 1 Gbps की स्पीड। एंड अगर हम 6G की बात करें तो 1 Tbps की स्पीड। लेटेंसी अच्छी नहीं मानी जाती, जितनी ज़्यादा लेट होगा, मतलब लेटेंसी का मतलब ये होता है कितना टाइम लग रहा है जो आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं कितनी देर बाद आपको मिल रहा है। इट इज़ नथिंग बट एग्जाम्पल ऑफ लेटेंसी। तो इसमें लेटेंसी है 500 मिली सेकेंड। इसमें 20 मतलब 4G के अंदर 20 से लेकर 30 मिली सेकेंड। एंड अगर हम 5G की बात करें तो 10 मिली सेकेंड से भी कम और 1 माइक्रो सेकेंड से भी कम इन केस ऑफ द 6G। एवरेज स्पीड की बात करें तो 144 kbps रहती है। जैसे हमने कहा कि 3G में जो स्पीड होती है बैंडविड्थ होता है 2 Mbps, लेकिन एवरेज स्पीड है 144 kbps। 200 Mbps की बात करें 4G में तो 25 Mbps स्पीड रहती है। इसी तरीके से 5G की बात करें 200 और 400 से लेके Mbps की स्पीड रहती है। लेकिन 6G अगर आ जाता है तो 50 टाइम्स ये जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी, राइट। इसी तरीके से सैमसंग, हवाई, LG जो है अभी इस फील्ड में काम कर रहे हैं टू लॉन्च द 6G इन द कंट्री। बस इतना मुझे यही दिखाना था आपको। आगे बढ़ते हैं।
ओके, एक पर्सनैलिटी फिलहाल न्यूज़ में उनके बारे में थोड़ा जान लें। फॉर एग्जांपल आर्यभट्ट के बारे में। डीआरडीओ के चेयरमैन जो जी सतीश रेड्डी है वाज कन्फर्ड विद द आर्यभट्ट अवार्ड। पहली बात तो यही है कि जो डीआरडीओ कब बनाता है या फिर डीआरडी डे हम कब मनाते हैं, तो 1 जनवरी को हम डीआरडीओ डे मनाते हैं। एंड जो उनके अभी डीजी है या फिर जो चेयरमैन है जी सतीश रेड्डी, उनको आर्यभट्ट अवार्ड से नवाजित किया गया है बाय एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। इसी तरीके से एक इंटरनेशनल लेवल पे एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है, उस जो लद्दाख एक पर्सनैलिटी उनका नाम आपको बताना है, वो वहाँ पे अभी इलेक्ट हुए हैं, मतलब वहाँ पे चूज़ हुए हैं, नॉमिनेट हुए, सेलेक्ट हुए, वटेवर देखिए। बट एक लद्दाख से जो पर्सनैलिटी हुए थे इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन में शामिल हुए हैं, आपको उनका नाम बताना है। ही बिलोंग टू लद्दाख, ये भी याद रखिए। आर्यभट्ट 5th सेंचुरी में मतलब एस्ट्रोनॉमर हुआ करते, मैथमेटिशियन हुआ करते, ऐसा माना जाता है। जो जीरो की खोज है इंडिया के अंदर हुई है, और इंडिया में भी किसके द्वारा की गई, तो ये आर्यभट्ट के द्वारा मानी जाती है। एंड ये चंद्रगुप्त सेकंड के कोर्ट में हुआ करते थे, ये भी आप याद रखना। ही रोट सेवरल ट्रीटीज ऑन मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी। फॉर एग्जाम्पल आर्यभट्ट लिखी इनके द्वारा, आर्य सिद्धांता लिखी गई। इसी तरीके से जो पिछली बार एक पर्सनैलिटी न्यूज़ में थे, तो भास्कराचार्य उनके द्वारा बीज गणित लिखी गई थी, और लीलावती लिखी गई थी, उनकी बेटी का नाम लीलावती हुआ करता था, तो उनके नाम पर उनके द्वारा बुक लिखी गई। लेकिन वो जो ट्रीटी है या फिर जो बुक है वो मैथ के ऊपर ही है। ही शुड जीरो एज अ सिंपल एंड कंसेप्ट अलॉन्ग विद द न्यूमेरल कैलकुलेट अप्रोक्सीमेटली पीएम। बाकी आप देख लीजिए। इंडिया अगर हम बात करें इनकी सिग्निफिकेंस की, क्या नाम इनके ऊपर रखा गया, तो जो हमारी फर्स्ट सैटेलाइट हुआ करती थी वो इन्हीं के नाम पे रखी गई है, तो उनका नाम है आर्यभट्ट। आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से तो इनसाइड के हम पहले कुछ क्वेश्चन डिस्कस करें, पहले क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। लेट्स सी कि आपको कितना आता है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं, केनिया जो है बॉर्डर किया गया है सोमालिया टू द वेस्ट, क्या स्टेटमेंट सही लग रही है? सेकंड अगर हम देखें, सोमालिया इज बॉर्डर्ड बाय द गल्फ ऑफ एडेन टू द नॉर्थ एंड द इंडियन ओशन टू द ईस्ट, क्या है आपको लगता है कौन सी स्टेटमेंट सही है? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। बहुत ज़्यादा न्यूज़ में, तो 2 आपको जस्टिस के ये कोर्ट मिल जाएंगे इंटरनेशनल लेवल पे। एक तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात करें तो यूनाइटेड नेशन की ये बॉडी है, एंड ये जब 1945 में यूनाइटेड नेशन बन रहा था तब इसकी आधारशिला रख दी जा चुकी थी। एंड इसका जो हेड क्वार्टर है आपको हेग के अंदर मिल जाएगा। आपको बताना कौन सी गिवन ऑप्शन के हिसाब से स्टेटमेंट सही है। आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से अगर हम थर्ड क्वेश्चन पे चलें तो अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, नेशन वाइड रिवर रेंचिंग प्रोग्राम में भी स्टार्ट किया गया। आपको बताना है किस स्कीम के अंडर स्टार्ट किया गया। पहला आपके सामने ऑप्शन है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, सेकंड है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, नंबर थर्ड है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, एंड नंबर फोर्थ है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ें तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो लूसी मिशन है अभी किस स्पेस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको अनाउंस किया गया है, तो लूसी मिशन और किस चीज़ के लिए, ये अगला ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। लूसी मिशन वैसे चलो आगे बताइए, तो आपको बताना है कौन सी स्पेस एजेंसीज में इंक्लूड पार्ट करेगी। आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ें, अब लूसी मिशन के बारे में पूछा जा रहा है, क्या इसका एम ये है कि जो स्मॉल प्लैनेट एस्ट्रॉयड बच जाते हैं उनकी स्टडी करना, क्या स्टेटमेंट सही है? सेकंड अगर हम देखें तो ये सोलर पावर मिशन है, मतलब ये है कि इसके पास ऐसे इक्विपमेंट है कि ये सोलर एनर्जी से एनर्जी लेता रहेगा एंड आगे बढ़ता रहेगा, क्या स्टेटमेंट सही है? आगे बढ़ते हैं। तो आपके सामने ऑप्शन है फर्स्ट सेकंड, बोथ फर्स्ट में सेकंड, नीदर वन नीदर टू। आगे बढ़े, हाँ हो गए इसमें। अगर हम आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है टेरेस्ट्रियल वाटर स्टोरेज पे, मतलब ये है कि टेरिटरी पे कितना वाटर स्टोर है। 2021 की जो रिपोर्ट है आपको बताना है इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये रिपोर्ट पब्लिश की है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, IPCC मतलब इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज के द्वारा, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा, या फिर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। अगर हम आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ यूनानिमसली वोटेड फॉर द रिकॉग्नाइजेबल, मतलब ये है कि जो ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है गिवन ऑप्शन में से जिसने अभी एक यूनानिमसली मतलब विदाउट एनी वोटिंग, विदाउट एनी अपोजिशन, उन्होंने एक पास कराया रिजोल्यूशन जिसमें क्लीन हेल्थ एंड सस्टेनेबल इन्वायरमेंट की एक यूनिवर्सल राइट बनाने की बात की गई है। आपको बताना कौन सा यहाँ पे सही है? WHO, FAO, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल एंड यूनाइटेड नेशन वाटर। आगे बढ़ते हैं। अगर हम अगले क्वेश्चन पे चलें तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है भाई, कंसिडर करते हैं। इंडिया के जो फर्स्ट गवर्नर जनरल हुआ करते श्री श्री गोपालचारी फॉर्मली इनोग्रेटेड द इंडियन टेरिटरी आर्मी ऑन द October 9, 1949, मतलब ये है जो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे श्री गोपालचारी, उनके द्वारा इंडियन टेरिटरी आर्मी को बनाया गया था 1949 में। सेकंड अगर हम देखें, एनी इंडियन सिटीजन कैन अप्लाई एंड एंटर इनटू द TA सर्विसेज, लेकिन उनको एक रिटन टेस्ट, इंटरव्यू, मेडिकल एग्जामिनेशन और नेसेसरी ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। आपको बताना कौन सा यहाँ पे सही है। आगे बढ़ते हैं। कोई बात नहीं, इनके मैं आंसर बताऊंगी, डोंट बी सो वरी। अगर हम अगला क्वेश्चन देखें, लास्ट क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन है। अब्दुल रज़ाक गुंडरा को अभी जंजीबारी अरब राइटर है। ये जंजीबारी का मतलब कुछ नहीं है, जो तंजानी है ना उसकी बात की जा रही है। एक राइटर है जो यूनाइटेड किंगडम की सिटीजनशिप ले रखे हैं, लेकिन इनका जन्म तंजानिया के अंदर हुआ है। हु हैज़ डिक्लेयर द विनर ऑफ दिस ईयर
नोबेल प्राइज़, क्या इनको नोबेल प्राइज़ दिया जा चुका है? यस बिल्कुल। अच्छा चलो बताइए आपके ये क्वेश्चन है। सेकंड हम देखें, देयर इज नो नोबेल प्राइज़ फॉर द मैथमेटिक्स। अगर हम देखें तो नोबेल प्राइज़ वैसे मैथमेटिशियन की फील्ड में नहीं दिया जाता है। किस में फील्ड में दिया जाता है? 6 फील्ड में दिया जाता है, ठीक है। लेकिन मैथमेटिशियन के लिए, मैथमेटिक्स के लिए कोई भी नोबेल प्राइज़ नहीं है। जैसे एबल प्राइज़ को हम मानते हैं कि डेट इज इक्विवेलेंट टू द मैथमेटिक्स नोबेल प्राइज़, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम मैथमेटिक्स के लिए एज सच जो नोबेल प्राइज़ है वो नहीं दिया है। हम मानते ज़रूर है लेकिन इट इज़ नॉट द नोबेल प्राइज़ एक्चुअली। मैथमेटिक्स हैव वन द, लेकिन जो बहुत सारे मैथमेटिशियन हैं, बहुत सारे जो मैथमेटिशियन हैं उनके द्वारा ये अवार्ड जीता गया। आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से अगर हम अगले क्वेश्चन पे चलें तो चालुक्य रिवर, सो चालकुदी रिवर है कि ट्रिब्यूटरी है रिवर नावागावली की, एंड क्या जो है ये अन्नामुडी रीजन से तमिलनाडु के अंदर निकलती है। आपसे पूछा जा रहा है कौन सी गिवन ऑप्शन के साथ स्टेटमेंट सही है। आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ें तो देखो ये था आपका सोमालिया, एंड मैंने पहली स्टेटमेंट क्या पूछा था, फिलहाल तो मेरे पास क्वेश्चन नहीं है, क्या देख लीजिए। ये सोमालिया है, ये इथोपिया है, ये डिजिबूटी है, ये इरीट्रिया है। कि अगर ये पूछा जाए चाइना का सबसे पहले बेस कहाँ पे बना था, ये डिजिबूटी है। क्या हमारी कंट्री का बेस है वहाँ पे? है थोड़ा सा, लेकिन ज़्यादा बड़ा नहीं है एज़ कम्पेयर टू चाइना। खैर आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, इसका आंसर देख लेना है, देखे चलते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात की थी मैंने, क्या यूनाइटेड नेशन की बॉडी? बिल्कुल सही बात है गलत। क्या ये 1948 में नहीं बची, 1945 में होता तो ठीक होता। नंबर तो सेकंड गलत हो जाएगा। नंबर थर्ड देखें तो कोर्ट का जो ये द सीट ऑफ द कोर्ट कहाँ पे लोकेटेड है? हेग नीदरलैंड के अंदर लोकेटेड है। यस ये सही है, मतलब यहाँ पे ये है कि सेकंड स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट एंड थर्ड यहाँ पे सही है। तो यू कैन सी है इंटरनेशनल प्रिंसिपल जुडिशल ऑर्गन है, जून 1945 में इसको बनाया गया था, एंड चार्टर एक्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन, और ये इम्प्लीमेंट हुआ था अप्रैल 1946 में। एंड इसका जो हेडक्वार्टर है नीदरलैंड के अंदर, हेग के अंदर मिल जाएगा, एंड नीदरलैंड के अंदर ही आपको ग्रीन पीस का हेडक्वार्टर ही भी मिल जाएगा। खैर आगे बढ़ते हैं। नेशन वाइड रिवर रेंजिंग प्रोग्राम भी स्टार्ट किया गया है, स्पेशल एक्टिविटी अंडर कौन सी स्कीम के अंडर? तो ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंदर, और ये कहाँ से लॉन्च किया? तो उत्तर प्रदेश से अभी लॉन्च किया गया है। रिवर रेंजिंग प्रोग्राम का मतलब ये होता है, ये जो है मतलब ये देखिए कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत इसको स्टार्ट किया गया। इसमें मेन एम ये है कि जो हमारे फिश प्रोडक्शन है, प्रोडक्टिविटी, उसको एक्सपैंड किया जा सके जितना पॉसिबल हो चुके। तो रिवर रेंजिंग प्रोग्राम में हम फिश को कहीं ना कहीं इंटेंसिफाई करना चाहते हैं, इस रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, एंड वी शुड बी एक्सपोर्ट टू अदर कंट्री। ये भी देख सकते हैं कि फ़िश प्रोडक्शन हम सेकंड नंबर पे हैं, फर्स्ट पे चाइना है विद 16% शेयर इन द वर्ल्ड मार्केट। आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ें तो लूसी मिशन के बारे में पूछा था कि ये किसका एक मिशन है, तो नासा का। और एक इंपॉर्टेंट मिशन है नासा का डार्ट मिशन, अभी थोड़े दिन पहले न्यूज़ में हुआ करता था, वो भी एक इंपॉर्टेंट मिशन है, वो भी नासा का ही है, ठीक है। इसी तरीके से ESA की बात करें तो ई विज़न नाम का जो मिशन है वो ESA मतलब यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है, जिसका हेडक्वार्टर इटली के अंदर आपको मिल जाएगा। एंड इसी का ही एक है कि ये जो है एक जो लकड़ी से बनी हुई सैटेलाइट बनाने की कोशिश करें, ऑल्दो जापान के द्वारा अनाउंस किया गया था, लेकिन बनाया अभी यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा ही कहा गया है, और वो न्यूजीलैंड से अभी लॉन्च कराने वाले हैं। JAXA की बात करते हैं। JAXA का साथ हम एक मिशन कर रहे हैं GMAX नाम का, कुछ ऐसा ही नाम है उनका, लुपेस नाम का सॉरी। एंड तो मतलब वहाँ से भी हमारा कंट्रीब्यूशन। इसरो की बात करें नहीं, इसरो को ऐसा कुछ खास मिशन नहीं है, लेकिन यस आदित्य मिशन है, मंगलयान मिशन है, मोम मिशन है, चंद्रयान मिशन है, ये सारे मिशन है अभी इसरो भेजने वाला है। आगे बढ़ते हैं। नासा का लूसी मिशन है, ये जो है नेक्स्ट वीक लॉन्च हो जाएगा, और जो स्पेस क्राफ्ट है इसका मेन एम ये है कि जो प्लैनेट वगैरह की स्टडी करना जो भी एस्ट्रॉयड बेल्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसी तरीके से लूसी मिशन का अगला क्वेश्चन यही था कि इसका मेन एम ये है कि जो प्लैनेट बन जाते हैं ओके वी आर टॉकिंग अबाउट द नासा मिशन। नासा का जो फर्स्ट मिशन है जुपिटर ट्रोजन एस्ट्रॉयड, ये एक सोलर पावर्ड मिशन है, एंड ये 12 साल लंबा तक का ये मिशन है। मतलब ये है कि ये 12 साल तक का इसमें इक्विपमेंट है जो 12 साल तक काम अच्छी तरीके से कर पाएंगे, और उसमें कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए तो। एंड इसमें मेन एम ये है जो भी यंग सोलर सिस्टम है उसकी पूरी की पूरी स्टडी करना है, जो प्लैनेट वगैरह बन जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से आगे अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है, इस रिपोर्ट का नाम है टेरेस्ट्रियल वाटर स्टोरेज लॉस 2021, जिसमें क्लाइमेट चेंज किस तरीके से हो रहा है, किस तरीके से इम्पैक्ट कर रहा है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देता है। ये किसके द्वारा पब्लिश किया, तो FAO मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लॉन्च किया गया। इसी तरीके से मैंने कल आपके FAO के बारे में बताया था, जो ग्रियाज सिस्टम होता है हमारी कंट्री में टेरी के द्वारा दिया जाता है, उसी तरीके से ये जो सिस्टम है वर्ल्ड लेवल पे FAO के द्वारा दिया जाता है। एंड 2020 का जो नोबेल प्राइज़ है FAO की एक ब्रांच है जो 1961 में बनी थी, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, उसको दिया गया था। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो रिपोर्ट है पब्लिश की गई थी वाटर स्टोरेज लॉस 2021, रिसेंटली क्लाइमेट चेंज वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। टेरेस्ट्रियल वाटर स्टोरेज की यहाँ पे बात की गई है। आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके जस्ट सेकेंड यस ओके आगे बढ़ें आपको इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ें तो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ यूनिवर्सली वोटेड फॉर द रिकॉग्नाइजिंग द क्लीन हेल्दी एंड सस्टेनेबल ग्रीन यूनिवर्सल राइट ऑफ यूनिवर्सल स्विट्जरलैंड। मतलब ये है कि आपको बताना है कि
इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है कि जो रिकॉग्नाइज करते हैं क्लीन, हेल्थी एंड सस्टेनेबल इन्वायरमेंट एज ए यूनिवर्सल राइट है। तो ये यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन के द्वारा बोला गया है कि हमारा साफ़ इन्वायरमेंट होना चाहिए, हेल्दी खाना चाहिए एंड क्लीन इन्वायरमेंट हो, ये सभी की ज़रूरत है एंड ये यूनिवर्सल राइट में इंक्लूड कर दिया जा चुका है। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल हैज़ यूनानिमसली वोटेड फॉर द रिकॉग्नाइजिंग द क्लीन, हेल्दी एंड यूनिवर्सल हेल्थ इन जेनेवा एंड स्विट्जरलैंड। इनके द्वारा जो है 70 ईयर्स हो चुके हैं। वैसे तो 1948 में यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल बनाई थी एंड उसके बाद ये अच्छी ढंग से काम करना, तो ये 1948 में हमारे सामने आया था यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है सी गोपालचारी के बारे में। क्या सी गोपालचारी के द्वारा ये फर्स्ट गवर्नर जनरल हुआ करते थे जो इंडियन टेरिटोरियल आर्मी ऑन अक्टूबर 9, 1949 को इनके द्वारा इनॉग्रेशन किया गया था। सेकंड अगर हम देखें तो ये एनी मेड इंडियन सिटीजन कैन अप्लाई एंड एंटर इनटू द TA सर्विस प्रोग्राम, दे क्लियर द रिटन टेस्ट इंटरव्यू मेडिसिन। तो ये मैं पूछा था, तो सही यहाँ पे फर्स्ट सही है। मतलब जो सी गोपालचारी है ये फर्स्ट गवर्नर जनरल हुआ करते थे जिन्होंने फॉर्मली इनोग्रेट किया गया था इंडियन टेरिटोरियल आर्मी को। कब? 9 अक्टूबर 1949 को। फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। आगे बढ़ते हैं। इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब इस TIA का ऑर्गेनाइजेशन का एम क्या है? इसका ऑर्गेनाइजेशन का एम ये है कि हम वॉलंटरी अप्लाई करके कौन करना चाहते हैं शॉर्ट पीरियड के लिए एवरी ईयर कर सकते हैं। सो दे आर रेडी टू टैकल एनी इमरजेंट सिचुएशन टू सर्व फॉर द डिफेंस ऑफ इंडिया, अगर ज़रूरत पड़ती है तो। जिस तरीके से हमारी कंट्री के में स्काउट वगैरह लेकर जाते हैं तो उसी तरीके का सिस्टम है जो 1948 में स्टार्ट किया गया था। द टेरिटोरियल आर्मीज ऑल्सो टेरिटरीज, मतलब जो टेरिटोरियल आर्मी उसको टेरिस के नाम से भी जाना जाता है। सेकेंड लाइन ऑफ इंटरनेशनल डिफेंस सिस्टम मानी जाती है ये हमारी आर्मी के अंदर, लेकिन ये पूरे 1 साल का कोर्स होता है। जो पर्सन इसमें इंक्लूड होना चाहते हैं तो 18 से लेकर 42 साल तक की उसकी उम्र होनी चाहिए। अप्लाई एंटर इनटू द TA सर्विस प्रोवाइड दे क्लियर द रिटन टेस्ट, लेकिन ये कंडीशन है कि उनकी जो रिटन टेस्ट है वो क्लियर होनी चाहिए। मेडिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए, नेसेसरी ट्रेनिंग भी उनको कंप्लीट करनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है अब्दुल गुनरा के बारे में। ये एक अरब राइटर है, यूनाइटेड किंगडम की सिटीजनशिप के साथ ये रहते हैं एंड इनको जो है नोबेल प्राइज़ दिया गया 2020 में। का क्या स्टेटमेंट सही? अगर हम देखें देयर इज नो नोबेल प्राइज़ फॉर मैथमेटिक्स, तो ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन मैथमेटिशियन जो है बहुत सारे अवार्ड को जीते क्योंकि साइंस का एक फील्ड है। मतलब ये है कि जो हमारी कॉमन लाइफ होती है साइंस को जोड़ने का काम मैथमेटिक्स करते हैं, तो मैथमेटिक्स का रिलेशन हर एक सब्जेक्ट के साथ, स्पेसिफिकली साइंस के साथ मिल जाएगा। तो ये बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं जिनको फिजिक्स केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ दिया जा चुका है, बहुत सारे मैथमेटिशियन भी हुए हैं। तो ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। आगे बढ़ें आपको क्वेश्चन। और ये जो आपके अब्दुल गुनरा हैं इनको किस बुक के लिए दिया गया? तो ये जो है पैराडाइज, इनकी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत बेस्ट सेलर में गिनी जाती है। इनके द्वारा लिखा जाता है किस तरीके से जो कॉलोनियलिज्म है वो इफेक्ट करता है कंट्रीज़ को। जो कंट्री कॉलोनाइज करती है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है और जो कॉलोनी बनती है उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। स्पेसिफिकली इसको बताने की कोशिश की है क्योंकि तंजानिया जो है ब्रिटिश की कॉलोनी रहता है। अपने ही एक्सपीरियंस को इनके द्वारा शेयर किया गया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और ये वैसे भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं डायरेक्ट डिप्लोमेसी से जो चाइना है वो भी ऐसा ही कुछ काम कर रहा है, कहीं ना कहीं अपनी जो कॉलोनी बना रहा है दूसरी कंट्री में जाके बिकॉज ऑफ दैट डेट। आगे बढ़ते हैं। अगर हम आगे बढ़ें तो अगला क्वेश्चन पूछा है चालुक्य रिवर जो है नागावली की एक सहायक नदी, तो ये गलत बात है, ट्रिब्यूटरी नहीं है। ये अपनी एक आप में एक इंडिपेंडेंट रिवर है। इट ओरिजिनेट इन द अन्नाईमोडी रीजन ऑफ तमिलनाडु। के स्टेटमेंट सही? तो ये सही है, दोनों की दोनों स्टेटमेंट, एक तो गलत है दूसरी सही है। केरला गवर्नमेंट के द्वारा अभी प्रपोज किए गए 163 मेगावाट अर्थिपुली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो चकालोदे रिवर बेसिन के अंदर में आता है, त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट, ये बात है। चलकोदे रिवर की अगर हम बात करें, परियार रिवर की सहायक नदी है, राइट। एंड ये अन्नामुली के आसपास का जो रीजन तमिलनाडु के अंदर बहती है। आगे बढ़ें तो